मेरे साथ इस वक्त इंतहाई काबिल एहतराम मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, रा के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले में नाक़िस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का जो वाज़ेह एतराफ़ किया है और मोदी साहब और भारतीय मसल्ह फ़ौज के जो रद्द-ए-अमल आया है, मैं आपसे हजूर ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये मोदी की चोरी और सीना जोरी नहीं कि खुद ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और खुद ही बातें कर रहा है? क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये न सिर्फ ये दौलत जो इनके फॉर्मर चीफ है रा के, उन्होंने बात की और बाकी बहुत सारे जनरल ऑफिसर्स हैं उनके फॉर्मर, वो बात कर रहे हैं, थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, मीडिया के जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं इट वॉज अ टोटल जो है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर। वो इसलिए भी बात करते हैं कि देखेंगे पहलगाम इस कोई ऐसी जगह नहीं थी कि ये पहली दफ़ा यहाँ पे पहले भी वाक़यात ऐसे हुए हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन समझा जाता था और हमने देखा है कि यहाँ पे जब अमल पारान नामी एक तंजीम थी 1995 में, वो 90 में यहाँ से उन्होंने कुछ फॉरनर्स को किडनैप किया और सब्सिक्वेंटली देवर की, बाद में पता चला वो राह ने बनवाई थी। तो इस तरह के वाकयात हुए। फिर अमरनाथ यात्रा भी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसलिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी की बड़ी हाई प्रेजेंस होती है। और फिर देखें कि उस वाक़े के दौरान 5 किलोमीटर पे राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप था, 7 किलोमीटर पे सीआरपीएफ का कैंप था। और इस इलाके में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं था। अब तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि इट वाज फेल्ड फास्ट ब्रेक ऑपरेशन। जब से वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उससे पता चला कि ये तो खुद उन्होंने करवाया था और उसमें सारा आइडिया उसने दिया है कि किस तरीके से करना था। उन्होंने कहा था अगर पहलगाम में अगर कुछ नहीं होता है तो हम इसको शिफ्ट करके शोपियां लेके जाएंगे और इस तरीके से फिर उन्होंने एक पूरा आइडिया इस बार स्ट्रेटजी विच वाज कंसीव्ड, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान का फोकस इधर आ जाएगा ईस्ट पे, तो बलोचिस्तान से ट्रूप्स भी पुल होंगे तो वहाँ पे BLA के लिए, ब्रास के लिए और ज़रा फ्री हैंड मिल जाएगा। लेकिन अपने हित को जो उन्होंने दूसरों के जो वेल खोदा तो उसी में खुद गिर गए। काबिल एहतराम साहब, आज अभी मैं आलमी वेबसाइट ग्लोबल फायर वर्क के मुतालिक मैं देख रहा था। मैंने जब उसको स्टडी किया तो 2025 में दुनिया की जो ताकतवर अस्करी कुव्वतें हैं उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद इंडिया का चौथा नंबर मैंने वहाँ पढ़ा, जबकि पाकिस्तान का नंबर जो है वो 12वां नंबर आया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वीडिश जो थिंक टैंक रिपोर्ट है वो भी मोतबर थिंक टैंक है और बड़ी मानी जाती है। उसके मुताबिक तो एटमी हथियारों के लिहाज से पाकिस्तान और भारत दोनों बराबरी पर खेल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि असले की क्वालिटी जो है, वो फोर्सेस की तरबियत जो है वो पाकिस्तान की बेहतर है, मगर आप क्वांटिटी पर जाएंगे तो भारत की क्वांटिटी बेहतर है। अब क्वांटिटी और क्वालिटी के फैक्टर को आप कैसे एलैबोरेट करेंगे? प्लीज गाइड करें। देखेंगे, हम जब ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, तो देखिए एक तो हमारे जो ट्रुप्स हैं, सोल्जर्स हैं, दे आर बैटल हार्डन और इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। एक जवान के अपीयरेंस से यू कैन मेक आउट कि कैसा सोल्जर होगा। तो हम तो विजुअली वी कैन सी और हम वी कैन अप्रिशिएट कि कैसा बंदा होगा। तो हमारे ट्रुप्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के, दे आर बोर्ड प्रोफेशनल हैं। सारा कुछ लीडरशिप पर डिपेंड करता है, जिन्होंने बेसिकली लीड करना है राइट फ्रॉम ए प्लेटून कमांडर से लेके कोर कमांडर तक, इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इस लेवल पर लोग कमांड करते हैं। और फिर देखें कि हमारे पास जो मैन बैटल टैंक है, हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास ज़रार भी है, अल खालिद भी है, लेकिन मैन बैटल टैंक MVT-4 है, ज़बरदस्त टैंक है विद ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। सिमिलरली अटली हमारे पास लॉन्ग रेंज अटली है, 53 किलोमीटर तक हमारे अटली रॉकेट्स के साथ फायर कर सकती है। 23 किलोमीटर पे आप जो शेल है इसके साथ फायर कर सकती है। तो हमारे उसमें भी अच्छी कैपेबिलिटी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी जदीद बुनियादों पर मुनहसर है। और इसके अलावा जो बाकी फौज में जो आर्मी की चीज़ें हैं वो अप टू डेट है। हमारी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, हमारी एविएशन है, वी है वो कम्बट एविएशन ग्रुप है, सारा कुछ है। और सिमिलरली एयरफोर्स देखें, वी आर फार सुपीरियर। जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं, ये खुद अब इंडिया वाले मानते हैं
क्योंकि देखिए हमारे पास जो अभी जो J-10C जो चाइना से मिला है, इट इज बेसिकली आया है इसको राफेल को काउंटर करने के लिए। फिर J-17 थंडर है, ब्लॉक 3 तैयारे हमारे पास हैं और वो भी सुपीरियर जहाज है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जहाज और भी हैं, महराज भी है, F-16 भी है। और तो उसमें ये है कि अब रिसेंटली जो उसमें एक चीज़ ऐड हुई है, दैट इज़ दी सप्लाई ऑफ PL-15 जो मिसाइल सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, उससे हमारी कैपेबिलिटी में मज़ीद तेज़ी आई और उसमें बेहतरी आई है। तो शूट टू किल वाली बात है तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंस इसमें आई है। तो इंडिया में इसमें बड़ी थलथली मची हुई है। PL-15 वेपन्स पाकिस्तान के पास आए हैं। इंडिया के पास राफेल है, राफेल तैयार है। देखे 36 इनको मिले हैं। अब वहाँ पे ये क्रीबिंग हो रही है कि 36 तैयारों में तो ट्रेनिंग भी पायलट्स ने पूरी नहीं की है। अब 2 दिन पहले आए थे वहाँ पे कश्मीर में, देखिए जहाज से जब हमारे जहाज उस विसिनिटी में गए हैं तो वो दुम दबा के भाग गए हैं, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन जैम कर दिया था। सो दैट इज़ द कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान के पास है। और राफेल लेके भी अगर अभिनंदन साहब अंदर बैठे हुए हैं तो उस राफेल का क्या फ़ायदा है। और इंडियन एयर चीफ इस ऑन रिकॉर्ड ही सेड कि जी हमें अभी तक तेजाज डिलीवर नहीं हुए जो इंडिजिनियसली बन रहे थे, तो उसमें वो भी अभी भी पीछे हैं। और बाकी उनके जहाज तो बहुत पुराने हैं, जगवार भी है, SU वाले जहाज भी हैं, मिक्स भी हैं। सो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। जब हम बाकी बात करते हैं मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स में देखें कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है मिसाइल्स की, उसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल जो हमारा है नसर है वो, और से लेके शाहीन 3 तक मिसाइल है। और जो मिसाइल जो है कि इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स भी ये लेके जा सकते हैं। और फिर देखें कि इसमें शॉर्ट रेंज नसर जो है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर भारत शरारत से बाज नहीं आता और हमला करता है तो फिर क्या आपका एक वसी तजर्बा है, अहम पोस्टों पर आप तैनात रहे, इस मौके पर अगर वो शरारत करता है तो क्या फिर आप एटॉमिक मिसाइल जो है वहां से स्टार्ट लेंगे? जंग का आगाज पाकिस्तान कैसे कर सकता है? मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे। देखें जी, जंग का अगर देखते हैं ना कि हमने तो इनिशिएट नहीं करना है, जो इंडिया इनिशिएट करता है उसके मुताबिक जवाब जाएगा। अगर वहाँ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसी के जवाब में हमारे तरफ से जवाब जाएगा, कन्वेंशनल जाएगा। और इस तरह कोई रेड होती है उसका भी जवाब जाएगा, कोई मिसाइल फायर होते हैं तो उसका भी जवाब जाएगा। रहा न्यूक्लियर वेपन्स का, देखें न्यूक्लियर वेपन्स के एक स्ट्रेटजी सेट है, एक पैरामीटर्स है जो हमारे थिंक टैंक्स समझते हैं कि 4 मौकों पे आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब आपके कहते हैं स्पेशल थ्रेशोल्ड, जब आपके इलाके में पेनिट्रेशन होती है या किसी इलाके में डीप अंदर कोई दुश्मन घुस आता है, जब आपके लिए मुश्किलात का एहसास होता है तो यू विल गो फॉर टू यूज न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स आप यूज करेंगे। सेकंड ये हो सकता है कि आपके मिलिट्री के लिए मसाइल बढ़ गए हैं, अभी वो सस्टेन नहीं कर सकती है, उस सूरत में यू विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है कि इंडिया कोशिश करता है कि आपका कराची पोर्ट को ब्लॉक करे, तो उस सूरत में यू विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। या वो आपका इंडस का पानी या किसी और दरिया का पानी वो रोकने की कोशिश करता है बाय वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी, वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें तो क्लियर शक उनको मैसेज है। और इसके अलावा है कि पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड में जब वो आपकी गवर्नमेंट को चेंज करते हैं या ऐसे इंटरफेरेंस होती है तो फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री यू विल यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। सो ये 4 कंडीशंस है, 4 हालात है जो बनते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। बट हम कन्वेंशनली वी आर वेरी स्ट्रांग। It is not the quantity but it is the quality and the man behind the gun which matters. ब्रिगेडियर साहब शार्प सवाल का जवाब दीजिएगा क्योंकि आखिरी 1-2 मिनट चल रहे हैं। अब मैं ये देख रहा था कि DS लेफ्टिनेंट जनरल राणा की अगर मैं बात करूं, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के DGP थे, इस समेत भारतीय 3 से 4 बड़े जो अफसरान हैं वो भाग रहे हैं, उनको काला पानी बेच रहे हैं, OSD कर रहे हैं। ये क्या ये बदमज़गी फैली हुई है भारतीय फौज में, ये प्लीज समझाएंगे मुझे। देखिए ये दिस इज हम कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल का फेलियर हुआ है। और स्पेशली जो वो लोग हैं जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्केलेशन में नहीं जा सकते हैं,
और उन्होंने कहा हम इस स्टेट में नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकें। पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंदर कुमार को रिमूव किया, ही वाज कमांडर नदरन कमांड कश्मीर में, तो उसको उन्होंने वहां से फारिग कर दिया। ही वाज रिप्लेस्ड बाय परातिक शर्मा आए, उन्होंने कमांड किया। जब उन्होंने दरबार किया, लोगों ने रिजल्टमेंट शो की। उसके बाद देखें कि अब जो रिसेंट एयरफोर्स का वाइस चीफ थे एयर मार्शल सुरजीत को रिप्लेस किया, जब उन्होंने भी आर्गूमेंट किया और ये राफेल वाला हादसा जो वाक़या हुआ, तो उसके बाद ही इट रिप्लेस बाय जनरल एयर मार्शल तिवारी। और अब ये जो रिसेंट जो हुआ है राणा साहब वाला, ये है फॉर दैट लीक डॉक्यूमेंट, जिसमें इसमें सारा प्लान था, जिसमें उन्होंने बनाया था कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में करना है, क्योंकि इट वाज टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जब होता है, इसका मतलब है फॉर योर आइज ओनली। और ये कैसे पब्लिक हुआ, सो इनके लिए एक फेलियर है। और हमारे पास एक सबूत है कि इंडिया कैसे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करता है, कैसे दुनिया भर में टेररिज्म करता है। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि जो मेरी तहकीक है फौज के बारे में, जितना मैं जानता हूं, वो तो अगर मैं गौर करूं तो पाकिस्तान का गौरी 1, गौरी 2 2000 किलोमीटर, जबकि शाहीन 2 और शाहीन 3 की रेंज 2500 से 2750 किलोमीटर तक है, जबकि अबाबील मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। अब अगर ये मेरे पास मिसाइल है और इनकी रेंज भी ये है, तो अगर मैं गौर करूं तो मुंबई है, केरला है, गोवा है और जज़ायर इंडमान है, जो समुंदर में उन्होंने अपने सारे मिसाइल छुपाए हुए हैं। मैं उनके इन अड्डों तक अपने मिसाइलों की रसाई रखता हूं। कैसे रोक सकते हैं ब्रिगेडियर साहब फिर इन मेरे मिसाइलों को जो मेरी रेंज में है? इसकी बट साहब हम कलकत्ते तक हिट कर सकते हैं। हम कलकत्ते तक हिट कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मसूद भाई मेरे साथ मौजूद थे और वो फरमा रहे थे, मैंने उनसे पूछा नाज़रीन कि भारत के पास क्वांटिटी ज़्यादा है जबकि क्वालिटी मेरे पाकिस्तानी फौजियों के पास ज़्यादा है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन और जंगें जो जीती जाती है वो जज्बा ईमान से जीती जाती है और लीडरशिप से जीती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे मुल्क का जो सिपह सलार है, उसका जज्बा जो ईमान है, वो भारतीयों मोदियों से बहुत ज़्यादा ऊपर है और वो लड़ने वाला एक फाइटर है। अब याद रखना, ये जो राफील लेके फिरते हो ना, ये राफील नहीं, जहाज नहीं है, ये राफेल, ये बना है राफील, राफेल हो चुकी है।